में जो हम लोगों ने वीडियो देखा वो भाग 1 था या भाग 1 कह लें। तो भाग 1 में हम लोगों ने देखा था कि झारखंड में बिरसा मुंडा का क्या महत्व था, उन्हें क्यों भगवान माना जाता था। साथ में हम लोगों ने जाना था कि जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। उसमें हम लोगों ने घुमंतू खेती के बारे में जाना था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह कुछ जनजातियां जो है वो शिकार और संग्रहक के रूप में अपना जीवन यापन करते थे। फिर हम लोग देखे कि कुछ जनजातियां जो है वो जानवर पालते थे, कुछ लोग एक ही जगह पर खेती करते थे। फिर 19वीं सदी में आदिवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के बारे में हम लोग जानकारियां हासिल कर रहे थे। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों के मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार। जानेंगे कि घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफी परेशानी थी, जो यहाँ वहां भटकते रहते थे और एक जगह ठहरकर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज की कोशिश बहुत सफल नहीं रही। पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को बंगाल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। अब देखते हैं कि वन कानून और उनके क्या क्या प्रभाव हुए। जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। यह ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारतें, लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। लेकिन उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या ये भी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहां से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी, जंगलों की देखभाल करनी होगी। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानून घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में 100 ग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। अब आई व्यापार की समस्या।
19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं शताब्दी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांगे थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी का अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनकी कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपए मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को वर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था और बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की द्वारा भर्ती किया जाता था। यह ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। आदिवासी विद्रोह को आप देखते हैं बच्चों। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 और 32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में सिदो एवं उनके तीनों भाई कानू, चांद और भैरव की अगुवाई में संथाल विद्रोह की शुरुआत की। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। नीलांबर, पीतांबर और बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वह भी इसी तरह का विद्रोह था। अब बिरसा मुंडा का उलगुलान। बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में उलीहातू नामक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा था और मां का नाम कर्मी मुंडा था। सुगना मुंडा का परिवार गरीब था। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चढ़ाते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनका पालन पोषण मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों यानी मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस लेना है। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए, उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं को से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। बिरसा ने मिशनरियों को हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वे उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत की पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। उस युग में मुंडा अपने बिरादरियों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें।
अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकलकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सरल कार्रवाई का फैसला किया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए दिकुओं की तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायियों दिकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकारों को ऐसे औपनिवेशिक लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सजग हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। अब बच्चों देख लेंगे संथाल विद्रोह, जो कि जुड़ा हुआ है सिद्धो कान्हो चांद और भैरव से। 30 जून 1855 को संथाल परगना में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। राजमहल क्षेत्र में बगनाडी गांव के सिदो ने नेतृत्व संभाला। 10,000 संथालों के बीच सिदो ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की घोषणा की। सिदो के साथ उसके तीनों भाई कान्हू, चांद और भैरव भी थे। उसे संथाल विद्रोह कहा गया। उस विद्रोह की लपटें हजारीबाग में भी फैली थी। वहां उसका नेतृत्व लुबिया मांझी, बैस मांझी और अर्जुन मांझी ने संभाला। जनजातीय विद्रोह में संथाल विद्रोह सबसे जबरदस्त था। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण, बंगाली एवं पद्माही महाजनों तथा साहूकारों का शोषण था। यह विद्रोह गैर आदिवासियों को भगाने, उनकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए छेड़ा गया था। इस आंदोलन में अपना देश और अपना राज का नारा दिया गया। इस आंदोलन में सिद्धो को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया। अब बच्चों हम लोग विद्रोह में देख लेते हैं खड़वार विद्रोह, जो कि नीलांबर और पीतांबर से जुड़ा हुआ है। 1857 में हजारीबाग तथा रांची में हुए विद्रोह की खबर से पलामू में भी प्रतिक्रिया हुई। चेरो, खड़वार तथा भोक्ताओं ने भी विद्रोह में शामिल होने का निर्णय लिया। भोक्ता समाज के नीलांबर और पीतांबर ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए शाहपुर थाना पर आक्रमण किया, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके पिता की हत्या की थी। पलामू के सभी क्षेत्रों पर विद्रोहों का कब्जा होता जा रहा था। पलामू की खबर सुनते ही कर्नल डाल्टन ने वहां सैनिक भेजे। विद्रोही पलामू किले पर कब्जा जमा चुके थे, परंतु समय पर अंग्रेजी फौज के आ जाने से विद्रोहों को किला छोड़ देना पड़ा। जनवरी 1859 तक पलामू पर विद्रोहियों का नियंत्रण हो गया।